किशन एक गरीब किसान था। उसके 2 बेटे राघव और सुरेश थे। राघव आलसी और निकम्मा था, परंतु सुरेश उतना ही मेहनती था। वह मेहनत पर विश्वास रखता था। एक दिन की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं है। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए भी कुछ न दो, बस सोने को बोल दो कितना भी। क्या है पिताजी, अभी तो मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, बस मैं राजा बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं, मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भैया, सपने में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो सपने देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप राजा नहीं बन पाओगे। चलो उठो और कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखा कर। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये प्रवचन देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे सपनों के साथ ही रहने दे, और जा कोई काम धंधा तू ही कर, और जो पैसे कुछ मिले तो मुझे भी दे दियो, मैं भी थोड़ा खर्चा पानी कर लूंगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती थी। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, सुरेश उदास होकर बैठा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए कि घर के हालात सुधर सकें। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी माँ भी हमारे साथ नहीं है। अगर माँ होती तो कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालातों को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आ जाता है और उसे उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। भैया तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो नहीं, बस हमारे पूर्वजों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता, वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ उगता तो हमें खाने के लाले ना पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई बार खेती करने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आपने कई बार कोशिश करी तो क्या हुआ, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या पता मैं उस पर मेहनत से कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी की मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या पता कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की तरफ चल पड़ता है और वहाँ जाकर जमीन को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि वह जमीन बंजर पड़ी हुई होती है। फिर भी वह उस पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो सच में बंजर जमीन है। इस पर जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, पर बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसे खेत पर मेहनत करते करते कई दिन बीत जाते हैं, परंतु उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वह थक कर पसीने में तरबतर होकर एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी बुरके में एक महिला उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। माई, मेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे। बहुत तेज भूख लगी है। देख, तू बहुत तेज है, इससे आगे और भीख मांगने के लिए नहीं जाया जा रहा। माई, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता। आज ये रोटी तू खा ले और मैं पानी ही पीकर आज का दिन पूरा कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत करे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। माई, मेरे घर तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है। उस पर खेती करने की सोचता हूँ, पर इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक बाप है जो बुजुर्ग हो चुका है, उसके बस का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान मत हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। माई, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और मुझे दे दिए खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरे ये 4 पत्थर और अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। बंजर तो है ही जमीन, और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ।
सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और निराश होकर घर की ओर चल देता है। दूसरी सुबह जब वह अपने खेत पर आता है तो देखकर दंग रह जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वह समझ नहीं पाता कि ये उसके खेत में क्या हो रहा है। वह पास जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा हुआ होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी तो इस खेत में रात तक कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं ये माई के 4 पत्थरों का कमाल तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बहुत खुश होता है, परंतु चिंतित भी होता है क्योंकि उसके गांव में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वह सोचता है कि अब इन अंडों का क्या करूं? यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे सलाह देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे गांव में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडे की खेती कर डाली। बाबा मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ है भी नहीं। पहले तो ये बंजर ही पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा निराश मत हो, हमारे गांव से बाहर निकलकर कुछ मील की दूरी पर एक मुस्लिम गांव है जहां पर तुम्हारे अंडे बहुत बिकेंगे। तुम वहां जाकर ये अंडे बेच आना। सुरेश को यह उपाय बहुत अच्छा लगता है। वह सारे अंडों को एक ट्रॉली में भरकर पास के गांव में बेचने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है।